डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, अस्सलाम वालेकुम। मैं खालिद हुसैन आज फ़िज़िकल साइंस के ऑनलाइन क्लास में हाज़िर हुआ हूँ। आज हम लोग आपकी किताब में मौजूद एक अहम चैप्टर लाइट के तीसरे यानी थर्ड ऑनलाइन क्लास में आपसे इस चैप्टर के ताल्लुक़ से मज़ीद कुछ बातों की जानकारी हासिल करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने लाइट चैप्टर का ऑलरेडी 2 क्लास किया है और उसमें बहुत सारी बातों को जाना है। आज हम लोग लाइट चैप्टर में कुछ और नई बातों को जानेंगे इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल मिरर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल मिरर, इस टॉपिक के तहत हम लोग कुछ बातों को जानेंगे, है ना। आप लोगों ने निचली क्लास यानी क्लास 8 में सिर्फ प्लेन मिरर में बनने वाले इमेज की नौइयत के बारे में मुताला किया है। आईना या इमेज सिर्फ प्लेन नहीं होता बल्कि चमकते हुए स्टील के चमकता हुआ जो स्टील का चम्मच है, आप लोग देखिएगा, है ना, या स्टील का जो बाउल होता है तो उसकी तरह आईना कर्व भी होता है। ये जो स्टील का चम्मच है आप देखिए, इसमें ये प्लेन नहीं है। हम लोग जिस आईना में अपना शक्ल देखते हैं तो वो प्लेन होता है, लेकिन कुछ आईना कर्व भी होता है। जैसे अगर आप इस चम्मच को देखिएगा तो इसमें इसका जो ऊपरी सतह या उसका जो निचला सतह है ये प्लेन नहीं है बल्कि ये कर्व्ड है। आप पा रहे हैं कि इसका जो सामने का हिस्सा है ये अंदर की जानिब धंसा हुआ है, जबकि इसका पिछला हिस्सा ऊपर की तरफ उभड़ा हुआ है। इसी तरह से जो बाउल होता है ना, वो भी कर्व्ड सरफेस का होता है। तो स्टील का बाउल वगैरह की तरह आईना भी कर्व्ड होता है। इस किस्म का आईना में 2 तरह की सतहें, है ना, मौजूद होती हैं, यानी अंदर की जानिब धंसी हुई सतह और ऊपर की तरफ उभरी हुई सतह। अंदर की जानिब धंसी हुई जो सतह है ना, उसे कनकेव सरफेस कहते हैं, और ऊपर की तरफ जो उभड़ा हुआ सतह है ना, इसे हम कन्वेक्स सरफेस कहते हैं, कॉनकेव सरफेस, CONCAV, कनकेव सरफेस। और जो ऊपर में उभड़ा हुआ सतह है उसे हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। तो 2 तरह का सतह होता है आईना में, कॉनकेव सरफेस और कन्वेक्स सरफेस। और उन दोनों सतहों से प्लेन मिरर के मुकाबले में दूसरी नौइयत का इमेज या अक्स बनता है। आप एक चमकता हुआ, है ना, स्टेनलेस स्टील का स्पून लीजिए और उसको करीब करके उसमें मौजूद अंदर की जानिब धंसी हुई सतह यानी कनकेव सरफेस में अपना चेहरा देखिए। आपको अपने चेहरे का इरेक्ट माने खड़ा हुआ और बड़ा इनलार्ज्ड इमेज नज़र आएगा। ठीक है, आप खुद से देख सकते हैं। अगर इस चम्मच का जो कनकेव सरफेस है उसमें अगर आप अपनी शक्ल को देखिएगा तो उसमें आपकी जो शक्ल है वो बड़ी नज़र आएगी और सीधा खड़ा हुआ नज़र आएगी, है ना, ये देखिएगा। ठीक है, तो आप खुद भी इसको मुशाहिदा कीजिए अपने घर में एक चम्मच को लेकर, है ना। तो स्पून को चेहरे से दूर ले जाने पर अक्स उल्टा या इन्वर्टेड हो जाता है। उसी तरह आप स्पून में मौजूद ऊपर की तरफ उभरी हुई सतह, ये जो सतह है कॉन्वेक्स सरफेस पर अपना चेहरा देखिए। आपको अपने चेहरे का, है ना, आपको अपना चेहरा खड़ा लेकिन छोटा, अक्स छोटा नज़र आएगा, माने इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। इसमें जो आपको अपना अक्स नज़र आएगा वो छोटा नज़र आएगा। ठीक है, सामने जब हम लोग कनकेव सरफेस में देखते हैं तो इसमें इमेज बड़ा नज़र आता है, लेकिन जब हम लोग कॉन्वेक्स सरफेस में देखते हैं तो इसमें इमेज छोटा नज़र आता है। ठीक है, तो स्पून को चेहरा से दूर ले जाने पर अक्स मज़ीद छोटा माने डिमिनिश्ड होता जाता है। तो स्पून का जो अंदर की तरफ धंसा हुआ हिस्सा है, ये जो अंदर की तरफ धंसा हुआ हिस्सा है इसे हम कनकेव सरफेस, और जो ऊपर की तरफ उभड़ा हुआ हिस्सा है इसे कॉन्वेक्स सरफेस कहते हैं। ठीक है, तो स्पून का अंदर की तरफ धंसा हुआ सतह यानी कनकेव सरफेस, है ना, कॉनकेव मिरर के मुमासिल है, जबकि स्पून में उभरी हुई सतह यानी कॉन्वेक्स सरफेस वो कॉन्वेक्स मिरर के मुमासिल है। तो इस तरह हम कह सकते हैं द कर्व्ड, है ना, इनर सरफेस ऑफ द स्पून act as concave mirror
एंड द कर्व्ड आउटर सरफेस, जो बल्ज सरफेस है, फुला हुआ सरफेस, द कर्व्ड आउटर सरफेस एक्ट एज कॉन्वेक्स मिरर। तो इस तरह कनकेव मिरर और कनकेव मिरर का आप लोगों को एक डेफिनेशन या उसका जो एक नौयत है बात मालूम हो गया। तो हम लोगों को यहाँ पर जानना है कि स्फेरिकल मिरर क्या है, स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं। दरअसल इस यहाँ पे हम लोगों को जानना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है स्फेरिकल मिरर क्या है, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। ऐसा आईना जिसकी सतह उभरी हुई या धंसी हुई होती है उसे स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अभी आपको हमने कहा कि हम लोग अपना चेहरा जिस आईना में देखते हैं वो प्लेन मिरर है, उसकी सतह बिल्कुल चिकनी होती है ना, धंसी हुई या उभरी हुई नहीं होती है। लेकिन कुछ ऐसा आईना भी होता है, कुछ ऐसा मिरर भी होता है जिसकी सतह या तो धंसी हुई होती है अंदर की तरफ या ऊपर की तरफ उभरी हुई होती है। तो ऐसा आईना जिसकी सतह उभरी हुई या धंसी हुई हो उसे प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर कहा जाता है, ठीक है। मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड और स्फेरिकल इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर, है ना। स्फेरिकल मिरर दरअसल किसी खोखले स्फीयर की शक्ल के रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एक हिस्सा होता है। फिर इस बात को गौर फरमाइए, आप लोग गौर से याद रखिए। स्फेरिकल मिरर दरअसल किसी खोखले हॉलो स्फीयर की शक्ल के रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एक हिस्सा होता है। मिसाल के तौर पे ये एक स्फीयर है, ठीक है। तो एक हॉलो स्फीयर है, खोखला स्फीयर है। तो इसी का कोई भी सरफेस को अगर हम कहीं से भी काटेंगे तो वही उसी को हम क्या कहेंगे, स्फेरिकल मिरर। फ़र्ज़ क्या, इसका जो ये सतह है इसको हम लोगों ने काट लिया इस तरह से, तो ये एक स्फेरिकल मिरर हो गया। या इसका इस हिस्सा को अगर हम इस तरह से काटें तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्फेरिकल मिरर। या इसका निचला हिस्सा को अगर हम काट लें तो ये भी स्फेरिकल मिरर हो गया। या ऊपर का हिस्सा को अगर हम लोग काटते हैं तो ये भी स्फेरिकल मिरर हो गया। तो स्फेरिकल मिरर दरअसल हॉलो स्फीयर का कटा हुआ हिस्सा है, ठीक है। इस बात को अच्छा से याद रखना है ना। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ स्फीयर की किस्में, टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर की किस्में, टाइप्स। स्फेरिकल मिरर दो तरह की होती हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको समझना है, हम लोगों को जानना है कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या है ना। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर इज़ अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर वेयर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट द बेंट इन सरफेस। देखिए एक हॉलो स्फीयर का ये वो हिस्सा है, कॉनकेव मिरर किसी खोखला या हॉलो स्फीयर का वो हिस्सा है जिसमें रिफ्लेक्शन अंदर की तरफ होता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये कॉनकेव मिरर का एक हिस्सा है और ये जो सरफेस है अगर इसमें रिफ्लेक्शन होगा तो इस तरह का मिरर को क्या कहेंगे हम लोग, कॉनकेव मिरर, है ना। ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये सब है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर्ड सरफेस, इसके पॉलिश किया गया है तो रिफ्लेक्शन इस पार्ट में हो रहा है, अंदर की तरफ जो धंसा हुआ हिस्सा है, क्योंकि इस मिरर में यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए इस तरह का मिरर को हम क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर। याद रखना है, फिर से दोबारा इसकी तारीफ हम आप लोगों को बोल दें, याद रखिएगा, ठीक है। कॉनकेव मिरर इज़ अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर वेयर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट द बेंट इन सरफेस। ये खोखला स्फीयर का वो हिस्सा है जिसके अंदरूनी सतह पर, जिसकी धंसी हुई सतह पर, है ना, इनेकास या रिफ्लेक्शन का अमल वाक़ा होता है। और ठीक इसका उल्टा कॉन्वेक्स मिरर, है ना, कॉन्वेक्स मिरर जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये भी हॉलो स्फीयर का एक पार्ट है, लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्शन का अमल, है ना, इसकी उभरी हुई सतह पे अंजाम पा रहा है। तो इस तरह का मिरर को हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। माने कॉन्वेक्स मिरर इज़ अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर
वेयर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट द बल्जिंग और रेज्ड सरफेस, है ना। ये कॉन्वेक्स मिरर एक हॉलो स्फीयर का वो हिस्सा है जिसकी उभरी हुई सतह पर रिफ्लेक्शन का अमल वाक़ा होता है ना। इसका जो ये सरफेस उभरा हो सतह है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और अंदर की तरफ जो सरफेस है ना, ये सिल्वर्ड है ना, मतलब सरफेस है, ठीक है। ये पॉलिश सरफेस है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन का अमल इस सतह पे अंजाम पा रहा है, इसीलिए इस तरह का जो मिरर है इसको हम लोग कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर, और ये जो था कनकेव मिरर। तो कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इन दोनों मिरर के बारे में आपको याद रखना है। हम लोग अब यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कि स्फेरिकल मिरर से मुतल्लिक है उसको जानेंगे, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर से मुतल्लिक कुछ अहम टर्म्स को हम लोग जानेंगे। ये ज़रूरी बात है, इसको ज़रा सा आप लोग गौर से सुनिएगा। सबसे पहला है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? हाँ, इसकी तारीफ, कोई भी स्फेरिकल मिरर दरअसल किसी न किसी खोखले स्फीयर का हिस्सा होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा, कोई भी स्फेरिकल मिरर दरअसल किसी न किसी खोखले स्फीयर का हिस्सा होता है। उसी हॉलो स्फीयर के रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। मिसाल के तौर पे ये एक स्फीयर है, तो कोई भी स्फेरिकल मिरर, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, इसी स्फीयर का हिस्सा है। इस स्फीयर का जो रेडियस है, जैसे इसका ये सेंटर है और ये सरकमफेरेंस है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी, सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस। इसी उस पूरे स्फीयर का, हॉलो स्फीयर का रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, ठीक है ना। फिर आपको हम याद दिला दें, कोई भी स्फेरिकल मिरर दरअसल किसी न किसी खोखले स्फीयर का हिस्सा होता है। उसी हॉलो स्फीयर के रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। जो लोग इंग्लिश में लिखते हैं वो लोग इस तरह से लिखिएगा, द रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, right? The radius of the hollow sphere of which the spherical mirror is a part is called the radius of curvature of the mirror. तो ये हुआ radius of curvature, है ना, किसी भी इसका मिरर का। थोड़ा सा आगे 2 नंबर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? अभी आप लोगों को बताया गया था कि कोई भी स्फेरिकल मिरर दरअसल किसी न किसी खोखले स्फीयर का हिस्सा होता है। उस खोखले स्फीयर के सेंटर को, मरकज़ को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये सपोज एक हॉलो स्फीयर है, इसी का एक हिस्सा है ना मिरर, चाहे वो कनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। तो इस पूरे स्फीयर का जो सेंटर है, मरकज़, बीच, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फिर हम तारीफ बोलना है आप लोग इस तरह से, अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आपने इस तरह कहना है कि कोई भी स्फेरिकल, है ना, मिरर दरअसल किसी न किसी खोखले स्फीयर, हॉलो स्फीयर का हिस्सा होता है। उसी खोखले स्फीयर के सेंटर को, मरकज़ को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज़ अ पार्ट इज़ कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। उसके बाद एक और ज़रूरी बात है, जिसे हम लोग कहते हैं एपर्चर, APERTURE, एपर्चर। तो आपको जानना है एपर्चर क्या है ना। जैसे ये एक मिरर है, कॉनकेव मिरर, ठीक है, और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सपोज़ ये उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो ये जो स्फीयर, ये जो मिरर है ना, इसमें कुछ ख़ास मुकाम होता है जिस मुकाम पे रोशनी का इनकास यानी रिफ्लेक्शन होता है। जब रोशनी की शुआएं टकराएंगी तो मोनक्स होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, आपको मालूम है। तो टकराने के बाद वो एक ख़ास सिमत में मुड़ जाएंगी। तो इसका वो तमाम मुकाम, वो तमाम जगह इस मिरर पर मौजूद है ना, वो तमाम मुकाम, वो तमाम जगह जहाँ से रोशनी की शुआएं
मोनक्स हो सकती हैं उस पूरे जगह को, उस पूरे मतलब हिस्सा को हम लोग कहते हैं अपर्चर। तो इसकी तारीफ हम इस तरह कहेंगे कि किसी भी स्फेरिकल मिरर का वो तमाम हिस्सा जिससे रोशनी की शुआएं मोनक्स हो सकती हैं उसे अपर्चर कहा जाता है। फिर से गौर से सुनिए, आपसे पूछा जाता है डिफाइन अपर्चर। इस तरह कहना आपको कि किसी स्फेरिकल मिरर का, ये एक स्फेरिकल मिरर है, तो किसी स्फेरिकल मिरर का वो तमाम हिस्सा जिससे रोशनी की शुआएं मोनक्स हो जाती हैं या मोनक्स हो सकती हैं उसे अपर्चर कहते हैं। द इफेक्टिव पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर from which reflection of light and occurs is called aperture। तो सपोज़ ये सब जो मुकाम है, इन तमाम मुकामात से रोशनी मोनक्स हो पा रहा है, तो इसीलिए ये पूरा सपोज़ ए बी, ये जो पूरा है ना इलाका है या ये जो पूरा हिस्सा है, इस पूरे पार्ट से हम क्या देख रहे हैं, रोशनी मोनक्स हो रहा है। तो इस पूरे पार्ट को, ए से लेकर बी तक का जो पूरा हिस्सा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपर्चर। इसको याद रखिएगा। फिर से इसकी तारीफ हम बोल दे रहे हैं, किसी स्फेरिकल मिरर का वो तमाम हिस्सा जिससे रोशनी की शुआएं मोनक्स हो सकती हैं उसे अपर्चर कहते हैं। द इफेक्टिव पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑकर्स इज कॉल्ड, है ना, इट्स अपर्चर। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है जो यहाँ पर अक्सर पूछा जाता है, पोल। इसको आपको याद रखना है। अभी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा अपर्चर, है ना, ये वो मतलब किसी स्फेरिकल मिरर का वो हिस्सा जिससे रोशनी की शुआएं मोनक्स होती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं, उस पूरे हिस्सा को हम लोग कहते हैं अपर्चर। और इसका जो सेंटर है अपर्चर, पूरे अपर्चर का जो सेंटर है, मरकज़ है, उसी सेंटर को कहा जाता है पोल। यानी ये अगर हम मान लें ओ, तो ओ जो पॉइंट है ना, ये है सपोज़ पी सॉरी, इसको हम लोग आर मान ले, तो ओ पी आर ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, पोल। तो इसकी तारीफ इस तरह से याद रखिएगा कि किसी स्फेरिकल मिरर के मरकज़ को, सेंटर को पोल कहा जाता है। ये दरअसल किसी मिरर के अपर्चर का मरकज़ी हिस्सा है, किसी मिरर के अपर्चर का मरकज़ी हिस्सा है। सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। इट इज़ द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द अपर्चर ऑफ द मिरर। ये मिरर के अपर्चर का मरकज़ी हिस्सा है। ये एक ज़रूरी बात। उसके बाद एक और टर्म है जिसको आपको याद रखना है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, प्रिंसिपल एक्सिस, PRINCIPAL, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, थोड़ा सा इसको समझिएगा। उससे पहले हम एक फिगर बनाएं। सपोज़ ये एक कनकेव लेंस है, और जैसा कि भी हम लोगों ने पढ़ा, सपोज़ ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सी ये जो मुकाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे भी हम लोगों ने पढ़ा था ये वाला है पोल, ठीक है ना। तो हम लोगों को जानना है कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या चीज़ है। किसी स्फेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल है ना, को मिलाने पर जो ख़त मुस्तकीम बनता है, इन दोनों को मिलाने से जो स्ट्रेट लाइन बनता है, उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है, राइट। किसी स्फेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने पर जो ख़त मुस्तकीम बनता है, जो स्ट्रेट लाइन बनता है, इसी स्ट्रेट लाइन को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। ये एक ज़रूरी बात है, इसको आपको याद रखना है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं बताइए। उसके बाद एक और ज़रूरी बात है जो आपको याद रखना है, प्रिंसिपल फोकस। इसे सिर्फ फोकस भी कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस या फोकस भी कहा जाता है ना। यहाँ भी हम लोग एक फिगर बनाएं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ये एक कॉनकेव मिरर है। हम लोग कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों को ले सकते हैं।
चूँकि लगातार आपको हम कॉन्वेक्स मिरर से एग्जांपल दे रहे हैं, इसलिए आपको समझने में आसानी होगी। आप इसको कॉन्वेक्स की सूरत में भी कीजिएगा। तो ये एक कॉनकेव मिरर है, और अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि सपोज़ ये इसका सेंटर ऑफ अपर्चर है, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने पढ़ा था इसका ये, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम लोग मान लेते हैं C, और ये वाला पोल है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के दरमियान जो दूरी है इसको, या जो स्ट्रेट लाइन बनता है, इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जो आपको अभी बताया गया। यहाँ पे हम लोग को जानना है प्रिंसिपल फोकस क्या है, ठीक है। तो ये है प्रिंसिपल एक्सिस CP, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मुतवाजी चलने वाली रोशनी की शुआएँ इनेकास के बाद, माने रिफ्लेक्ट होने के बाद, प्रिंसिपल एक्सिस पर मौजूद किसी ख़ास नुक्ता, किसी मखसूस नुक्ता पर समट जाती हैं। उसी नुक्ता को प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। सपोज़ ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रोशनी की एक शुआ है जो ठीक इसका पैरेलल में आया है। देखिए इसके पैरेलल में रोशनी का एक शुआ आया, ये अब ये शुआ आने के बाद, है ना, मिरर से टकराई, तो टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट होगी। और इसका उसूल है, तरीका है कि रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के एक ख़ास नुक्ता से गुजरेगी। जैसे ये एक पॉइंट है F, तो देखिए एक रोशनी का शुआ है जो प्रिंसिपल एक्सिस के ठीक पैरेलल गई, जाने के बाद टकराई, किस पे टकराई, मिरर पे, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई। इधर देखिए इस तरफ रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्ट होने के नतीजे में प्रिंसिपल एक्सिस के एक नुक्ता से गुजरी, एक पॉइंट से गुजरी, ठीक है। उसी तरह से अगर हम एक और मिसाल दें, इस तरह देखिए, इधर से दे रहे नीचे से, एक रोशनी का शुआ है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, टकराई, टकराने के बाद क्या देख रहे हैं हम लोग, ये रिफ्लेक्ट हो गई, किधर रिफ्लेक्ट हो गई, है ना, रिफ्लेक्ट हो गई। और रिफ्लेक्ट होने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस पे मौजूद एक ख़ास नुक्ता से, एक पॉइंट से गुजर रही है। तो जितना भी रोशनी का शुआ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है, वो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पर मौजूद एक ख़ास पॉइंट से गुज़रती है। तो जिस नुक्ता पर से वो गुज़रती है, या जिस नुक्ता पर आकर वो समट जाती है, उसी नुक्ता को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस या ओनली फोकस। इसको आप याद रखिएगा, आप, बहुत ज़रूरी बात है ना। इसकी तारीफ़ हम फिर आपको याद दिला दें। पूछेगा आपसे व्हाट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, इस तरह कहिएगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के मतवाजी पैरेलल चलने वाली रोशनी की शुआएँ इनेकास के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद, प्रिंसिपल एक्सिस पर मौजूद किसी मखसूस नुक्ता पर, एक ख़ास पॉइंट पर समट जाती हैं। उसी नुक्ता को, उसी पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। इट इज़ अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच अ बीम ऑफ लाइट, है ना, बीम ऑफ लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट इन केस ऑफ कनकेव मिरर और अपीयर्स टू मीट इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं। एक बार फिर इसकी तारीफ हम बोल रहे हैं, आप ध्यान नसीह रखिए, याद रखिए। प्रिंसिपल एक्सिस के मतवाजी चलने वाली रोशनी की शुआएँ इनेकास के बाद, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस पर मौजूद एक मखसूस नुक्ता पर, एक ख़ास नुक्ता पर, ये जो नुक्ता है, पर समट जाती हैं। उसी नुक्ता को प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है, ठीक है ना, प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। यहाँ पर एक और टर्म है, इसको भी याद रख लीजिए, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, FOCAL, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है ना, इसको ज़रा समझना आपको बहुत आसान बात है। किसी स्फेरिकल मिरर के पोल और फोकस के दरमियान की दूरी को फोकल लेंथ कहा जाए। ये है पोल और ये है प्रिंसिपल फोकस या फोकस। इन दोनों के दरमियान की जो दूरी है, इसी दूरी को फोकल लेंथ कहा जाता है। फिर आप इस बात को याद रखिए, किसी स्फेरिकल मिरर के पोल और फोकस के दरमियान की दूरी को फोकल लेंथ कहा जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इसी को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। यहाँ पर एक बात आपको याद दिला दें, जो फोकल लेंथ है इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं F से, स्मॉल f। फोकल लेंथ इज़ एक्सप्रेस्ड बाय, है ना, स्मॉल f। इसे स्मॉल f से ये करते हैं, ठीक है। तो फोकल लेंथ को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं F से, है ना। और
एक बात यहाँ पर और याद रखना आप लोगों को कि जो फोकल लेंथ है ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये हमेशा आधा होता है, ये इसका हमेशा निस्फ होता है। यहाँ पे आपको हम एक मिसाल थोड़ा सा इसको आपको और हम बता दें, बहुत ज़रूरी बात है। फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का निस्फ होता है। एक्चुअली इट इज़ फॉर्म्ड है ना, इट इज़ फाउंड दैट द पॉइंट एफ, ये जो मैंने फोकल लेंथ है ना, या प्रिंसिपल फोकस में जो ये पॉइंट है, इट लाइज एग्जैक्टली मिड वे बिटवीन द है ना पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के ठीक ये मरकज़ में एकदम दरमियान में एकदम बीच में वाक़ा होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस है ना पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक दरमियान में वाक़ा होता है। ये जो आपका प्रिंसिपल फोकस है ये एक उसूल है, रोशनी का मुसल्लमा उसूल है कि प्रिंसिपल फोकस हमेशा पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक दरमियान में मौजूद होता है। लिहाजा हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं कि इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि फोकल लेंथ इज़ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। फोकल लेंथ को हम लोग ज़ाहिर करते हैं F से, रेडियस ऑफ कर्वेचर को R से, सो F इक्वल टू R अपॉन 2, या अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो R इक्वल टू 2F, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ। तो ये एक ज़रूरी बात है, आपको इसको याद रखना होगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ। अब आपको यहाँ पर एक और ज़रूरी बात को जानना है, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि R इक्वल टू 2F, तो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सो डैट R इक्वल टू 2F फॉर पैरेक्सियल रे, टू शो R इज़ इक्वल टू 2F, ठीक है, फॉर पैरेक्सियल रेज। आपको इस बात को साबित करना है कि R इक्वल टू 2F होता है। इसको हम लोग आसानी के साथ साबित करेंगे, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है सो डैट है ना R इक्वल टू 2F, मैंने साबित कीजिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का 2 गुना होता है, ट्वाइस होता है। देखिए इसको हम लोग इस तरह साबित करेंगे। सपोज़ ये एक कनकेव मिरर है, ये कनकेव मिरर है ना, इसका सपोज़ ये पोल है P, इसका पोल है, और यहाँ पर इसका सपोज़ फोकस है, और ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है C, ठीक है। फिर हम लिख रहे हैं यहाँ पर P क्या है, पोल, ठीक है, C रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और F फोकस, प्रिंसिपल फोकस, या सिर्फ फोकस भी कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। F हो गया प्रिंसिपल फोकस, और ये जो PC है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। PC क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, C था सेंटर ऑफ कर्वेचर, और PC रेडियस ऑफ कर्वेचर, और PF ये होगा फोकल लेंथ, है ना। हम लोगों ने पढ़ा था पोल और फोकस के दरमियान की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं, तो PF को हम कह सकते हैं फोकल लेंथ, और याद आ रहा होगा आपको फोकल लेंथ को हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो यहाँ देखिए रोशनी का एक शुआ है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं CP, ठीक है ना, ये वाला हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के दरमियान जो स्ट्रेट लाइन होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और एक रोशनी का शुआ है जो प्रिंसिपल एक्सिस के ठीक पैरेलल जा रही है। ये एक रोशनी का शुआ मान लिया, फर्स्ट किया, इसका नाम है BD, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के ठीक पैरेलल जा रही है ना। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, इसको हम लोग और बेहतर तरीके से जानेंगे कि रोशनी का कोई शुआ जब प्रिंसिपल एक्सिस के ठीक पैरेलल जाकर
है ना टकराती है कॉन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस से, जब वो लेंस के सरफेस से टकराती है तो टकराने के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? प्रिंसिपल फोकस से। देखिए ये टकराने के बाद इधर गुजर गई, ठीक है ना। बी डी जो एक रोशनी का श्वा है, इट इज़ अ रे ऑफ लाइट विच इज़ पैरेलल टू सी पी, जो कि है ना प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है, जाके टकराई रिफ्लेक्टिंग सरफेस से और टकराने के बाद वो कहाँ से गुजरी? है ना प्रिंसिपल फोकस से गुजरी। ये उसूल है। अच्छा, यहाँ पर आप गौर कीजिए, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ, ठीक है। बी डी इंसिडेंट रे है और जो डी एफ है रिफ्लेक्टेड रे है। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे इन दोनों के दरम्यान में ये हो गया नॉर्मल, राइट। ये जो लाइन है ये हो गया नॉर्मल। अब यहाँ पर आप गौर कीजिए, बी डी इज़ पैरेलल टू सी पी, ठीक है ना। ये जो बी डी है ये सी पी का पैरेलल है। इस तरह से बी डी इज़ पैरेलल टू सी पी एंड सी डी इज़ ट्रांसवर्सल। ये जो सी डी है ट्रांसवर्सल है। दो पैरेलल लाइन को जो थर्ड लाइन काटता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल, तो ये ट्रांसवर्सल है ना। तो जब दो पैरेलल लाइन को कोई थर्ड लाइन काटती है तो उसके दरम्यान जो दोनों एंगल बनता है, इस तरह का एंगल बराबर होता है और इस एंगल को हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल। यानी उस हिसाब से एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल पी सी डी, बिकॉज दिस टू आर ऑल्टरनेट एंगल। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल, क्योंकि बी डी सी पी के पैरेलल है और सी डी ट्रांसवर्सल है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि एंगल बी डी सी इज इक्वल टू ऑल्टरनेट एंगल डी सी एफ। ये ऑल्टरनेट एंगल है ये दोनों। उसी तरह बी डी इंसिडेंट रे है और डी एफ रिफ्लेक्टेड रे है और डी सी नॉर्मल है। तो इनकास के कुलिया के मुताबिक, मैंने अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कायदे के लिहाज से ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल सी डी एफ। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उस कायदे के लिहाज से हम इस तरह लिख सकते हैं। जब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि एंगल डी सी एफ, ये जो एंगल है डी सी एफ इज इक्वल टू एंगल सी डी एफ। एंगल डी सी एफ ये एंगल इक्वल टू सी डी एफ, इस एंगल के बराबर है। तो इस ट्रायंगल का यानी ट्रायंगल सी एफ डी का दो एंगल बराबर है, यानी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जब किसी ट्रायंगल का दो एंगल बराबर हो तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। और जब आइसोसेलेस ट्रायंगल का ना सिर्फ दो एंगल बराबर होता है बल्कि दो साइड बराबर होता है। तो अगर ये एंगल इस एंगल का बराबर है तो ये साइड सी एफ एफ डी का इक्वल होगा। तो उस तरह हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल सी एफ डी इज़ एन आइसोसेलेस। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हम लिख सकते हैं कि सी एफ इज़ इक्वल टू एफ डी, लाइक सी एफ इक्वल टू एफ डी, राइट। अब देखिए, फॉर अ मिरर विथ वेरी स्मॉल अपर्चर, अगर किसी मिरर का अपर्चर बहुत स्मॉल हो, बहुत छोटा हो, तो डी इज़ वेरी क्लोज टू पी, डी पी के बहुत ही क्लोज होगा। तो उस सूरत में हम लिख सकते हैं कि डी एफ इज़ इक्वल टू पी एफ, डी एफ इज़ इक्वल टू पी एफ। तो इस तरह हमको मालूम हुआ कि पी एफ इज़ इक्वल टू एफ सी, पी एफ इज़ इक्वल टू एफ सी, और दिस इज़ इक्वल टू एफ सी इज़ इक्वल टू हाफ पी सी। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि प्रिंसिपल फोकस है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक
दरमियान में होता है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के ठीक दरमियान में प्रिंसिपल फोकस होता है। तो उस तरह से हम लिख सकते हैं हाफ इक्वल टू PC, है ना। और PF क्या है, फोकल लेंथ है, तो PF की जगह हम दे सकते हैं F यानी फोकल लेंथ, और PC रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी हाफ रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग कहते हैं R। सो F इक्वल टू 1/2R। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R इक्वल टू 2F, R इज़ इक्वल टू 2F। इस तरह साबित हुआ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ। तो इस तरह आपको इस रिलेशन को याद रखना है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसको हम लोग आगे करेंगे। अब हम लोग इसके बाद कुछ और ज़रूरी बातों को जानेंगे, हम लोग इंशाअल्लाह ताला इसके बाद जानेंगे, है ना। अब हम लोग जानेंगे कि इमेज किस तरह से फॉर्म्ड होता है ना, कनकेव या कॉन्वेक्स मिरर पर, ठीक है। हाउ डू इमेज आर फॉर्म्ड, है ना, इन कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर, और उसका पोजीशन क्या होता है, इस बात को हम लोगों को जानना है, ठीक है। रूल टू फाइंड द पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ, है ना, इमेज फॉर्मेशन। ये बहुत ज़रूरी बात है, इसको ज़रा सा आप लोग गौर से देखिएगा। रूल टू फाइंड द पोजीशन, ठीक है, नेचर, साइज एटसेट्रा ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, इन अ स्फेरिकल मिरर। किसी स्फेरिकल मिरर में जो इमेज बनता है उसकी नौइयत, उसका पोजीशन, उसका साइज़ और उसका नेचर, उसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो डियर स्टूडेंट, इसका कुछ ख़ास रूल्स है। जब कोई इमेज रे मिरर में आकर टकराती है, ठीक है, स्फेरिकल मिरर में आकर टकराती है, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, तो टकराने के बाद वो एक ख़ास सीन में रिफ्लेक्ट होती है। तो उसका कुछ ख़ास रूल्स है ना। तो आमतौर पे 4 अहम रूल है जो आप लोगों को क्लास 10 में जानना होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे रूल नंबर 1, इसका 1 नंबर उसूल, 1 नंबर रूल, है ना। सबसे पहला रूल जो है, पहले हम बोल रहे फिर आपको हम लिख के भेज देंगे, आप लोग अपना बुक में भी इसको अच्छा देखिएगा। जब रोशनी का कोई शुआ प्रिंसिपल एक्सिस के मुतवाज़ी माने पैरेलल चलकर, है ना, मिरर की सतह से टकराती है, मिरर के सरफेस से टकराती है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है। इसको हम आपको दिखला दें। ये एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है, और सपोज़ P उसका पोल है और प्रिंसिपल फोकस है इस पॉइंट पे, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मालूम है आप लोगों को। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने से जो स्ट्रेट लाइन बनता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहले रूल में क्या कहा गया कि जब रोशनी का कोई शुआ, कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मतवाज़ी चलकर मिरर से टकराती है, तो टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है। इसको हम इस तरह दिखलाएं, एक रे है, ये एक रे है, रोशनी का एक शुआ है, ठीक है। याद रहे ये प्रिंसिपल एक्सिस का ठीक पैरेलल चली और टकराई, किससे टकराई, मिरर से। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलकर टकराएगी, तो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होने पर वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी, प्रिंसिपल फोकस से। ये एक बिल्कुल, है ना, पेट रूल है ऑप्टिक्स का, इसको याद रखना आप लोगों को। जो लोग इंग्लिश में पढ़ करते हैं उनको हम बोल दें, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through its principal focus, after reflection it passes through its principal focus,
है ना। फिर एक बार आपको याद दिलाएं, चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब रोशनी का कोई शुआ प्रिंसिपल एक्सिस के मतवाजी पैरेलल, है ना, चलकर मिरर की सतह से, सरफेस से टकराती है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद, इनेकास के बाद, ये प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है। हमेशा ये मतलब इसका उसूल है, चाहे ऊपर से हो या प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से जाए, अगर वो उसके पैरेलल जाएगी तो टकराने के बाद हमेशा प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी। तो ये 1 नंबर रूल है। अच्छा, रूल नंबर 2 को ज़रा समझिए, है ना। रूल नंबर 2 में बोला गया है कि रोशनी का कोई शुआ जब प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है तो मोनक्स होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के मतवाजी चली जाती है। इसको आप इस तरह देखिए, सपोज़ ये एक मिरर है, कनकेव मिरर, है ना, और पी पोल है, और ये एफ जो है वो फोकल, है ना, प्रिंसिपल फोकस है, और सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया, रोशनी का कोई शुआ जब प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद, मोनक्स होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के मुतवाजी चली जाती है। देखिए, सपोज रोशनी का एक शुआ है आई, कहाँ से गुजरी, प्रिंसिपल फोकस से, ये प्रिंसिपल फोकस से गुजरने के बाद ये रिफ्लेक्ट टकराई, किससे टकराई, वही मिरर की सतह से। तो टकराने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल चली जाएगी। ये तरीका इस तरह से, यह प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका ठीक देखिए पैरेलल जा रही है। तो ये एक बहुत अहम रूल है ना। फिर आपको हम याद दिला रहे हैं, चूँकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या नाम है ये बात है, इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है ना। जो लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं वो इस तरह याद रखिएगा, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, है ना, ऑफ अ कनकेव मिरर इज़ रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इज़ रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, रोशनी का कोई शुआ जब प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है तो मोनक्स होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मुतवाजी चली जाती है। तो ये 2 नंबर रूल है, ये बहुत ही अहम रूल ना। ये सब रूल आपको ज़रूरत पड़ेगा आगे इमेज फॉर्मेशन के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे। 3 नंबर रूल, उसको याद रखिए। 3 नंबर रूल में बोला गया है कि जब रोशनी का कोई शुआ किसी कनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है तो बगैर मुनहरिफ हुए उसी रास्ता में वापस लौट आती है। ठीक है, पहले ज़रा इसको आप समझिए। सपोज़ ये एक कॉनकेव मिरर है, ये एक कॉनकेव मिरर है, ये इसका सिल्वरिंग सरफेस है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, और ये इसका पोल है। यहाँ पर सपोज़ प्रिंसिपल फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस रूल में क्या बोला गया, रूल नंबर 3 में, कि जब रोशनी का कोई शुआ किसी कनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है तो बगैर डिफ्लेक्ट हुए, बगैर इनहराफ हुए, है ना, मुनहरिफ, उसी रास्ता में वापस लौट आती है। देखिए, एक रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट कहाँ से गुजरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उससे गुजरने के बाद टकराई, है ना, ग्लास की सतह से, मिरर की सतह से टकराने के बाद ये बगैर डिविएट हुए उसी रास्ता में लौट जाएगी जिस रास्ता से आई थी। ठीक है, ये इसका एक पेट रूल है। ठीक है, इसका एक मुसल्लमा उसूल है कि रोशनी का कोई शुआ जब किसी कनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है, तो है ना, ग्लास की सतह में टकराने के बाद, है ना, वो उसी रास्ता में वापस लौट आती है। ठीक है, इसको हम जो लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं वो लोग इस तरह से उनको बोल दिया जाए, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ऑफ अ कनकेव मिरर इज़ रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम पाथ, इज़ रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम पाथ विदाउट एनी डिविएशन। तो ये 3 नंबर रूल
और रूल नंबर 4, है ना। टोटल 4 रूल है जो क्लास 10 में आप लोगों को जानना है, फिर बाद में आप लोग आगे पढ़िएगा। तो रूल नंबर 4, है ना, इस उसूल में बोला गया है कि रोशनी का कोई शुआ, कोई रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के गैर मुतवाज़ी माने ऑब्लिकली कनकेव मिरर की सतह से टकराती है तो इनकास के कुलिया की पाबंदी करते हुए प्रिंसिपल एक्सिस के गैर मुतवाज़ी माने ऑब्लिकली मोनक्स हो जाती है। यानी उस सूरत में एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। पहले आपको ज़रा दिखाया जाइए तब समझ में आएगा। ये सपोज़ कनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर दोनों में ये मामला होता है ना। चूँकि हम लोग कॉनकेव मिरर की मिसाल लेके कर रहे हैं ताकि सभी मिसाल हम दे रहे हैं कॉनकेव मिरर से ताकि आपको समझने में आसानी हो, फिर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में भी इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या, ये कॉनकेव मिरर है, अच्छा उसका ये सिल्वरिंग सरफेस है, पॉलिश सरफेस, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो अंदर की तरफ धंसा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए ये पोल है P, और आपको मालूम है कि एक पॉइंट है प्रिंसिपल फोकस होता है, और ये मान लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C, प्रिंसिपल फोकस F। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि प्रिंसिपल एक्सिस का जब कोई रोशनी का शुआ प्रिंसिपल एक्सिस के ऑब्लिकली माने गैर मुतवाज़ी, मुतवाज़ी नहीं पैरेलल नहीं बल्कि ऑब्लिकली, जैसे ये एक रे ऑफ लाइट है प्रिंसिपल एक्सिस का ठीक ऑब्लिकली फॉल हुआ, तो जब कोई रोशनी का शुआ प्रिंसिपल एक्सिस के गैर मुतवाज़ी ऑब्लिकली कनकेव, है ना, मिरर की सतह से टकराती है तो इनकास के कुलिया की पाबंदी करते हुए, ठीक है, तो गैर मुतवाज़ी माना ऑब्लिकली मोनक्स हो जाती है। इनकास का जो कुलिया है, रिफ्लेक्शन ऑफ जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है उसमें हम लोगों ने पढ़ा था एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ज़ाविया वकू ज़ाविया इनकास के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए एक रोशनी का शुआ, एक रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस का ऑब्लिकली फॉल हुआ, उसके गैर मुतवाज़ी ऑब्लिकली इसके उपसतह पर टकराया, तो टकराने के नतीजे में, है ना, वो ठीक इसका ऑब्लिकली रिफ्लेक्ट हो गई। तो यहाँ पर देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हुआ और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ, तो ये दोनों एंगल बराबर होता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको याद रखना, ये आखिरी रूल था, है ना। हम इसको इस तरह कह सकते हैं इंग्लिश में, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग ऑब्लिकली टू द पैरेलल एक्सिस टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अगेन आई रिपीटेड, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग ऑब्लिकली to the principal axis is reflected obliquely after reflection following laws of reflection of light। तो ये 4 उसूल था, ये चारों उसूल का इस्तेमाल होगा आगे जब हम लोग अभी करेंगे। यहाँ पर एक और छोटी सी बात आप लोगों को हम याद दिला दें, है ना, पैरेक्सियल PARAXIAL पैरेक्सियल रेज, रोशनी की बहुत सारी शुआएँ जब प्रिंसिपल एक्सिस के मतवाज़ी बहुत करीब से गुजरती हैं तो उन्हें पैरेक्सियल, है ना, रेज कहा जाता है, पैरेक्सियल रेज कहा जाता है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो रोशनी की बहुत सारी शुआएँ, बहुत सारा रेज अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत करीब से होकर उसके बिल्कुल पैरेलल गुजरेगा तो उस तरह का रेज को, है ना, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, और बहुत सारा रेज है जो इसका बिल्कुल करीब से इसके बिल्कुल पैरेलल गुजर रहा है, तो इस तरह का रेज को हम लोग कहते हैं पैरेक्सियल रेज। एक छोटा सा डेफिनेशन है, इसको याद रखिएगा, बाद में काम आएगा। अब हम लोग डियर स्टूडेंट इसके बाद बहुत ज़रूरी बातों को जानेंगे, उसके बाद आज का जो ये टॉपिक है वो ख़त्म होगा इंशाल्लाह। हम लोग फिर दूसरे क्लास में, है ना, फिर बात करेंगे। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि रोशनी या लाइट जब स्फेरिकल मिरर में टकराती है तो टकराने के नतीजे में किस जानिब वो रिफ्लेक्ट होती है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग एक बहुत ही ज़रूरी बात को पढ़ेंगे, उसको भी आप लोग ज़रा गौर से सुनिए, और इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप लोग ज़रूर नोट कीजिएगा। एग्ज़ाम में ये सब बातें आप लोगों से पूछी जाती हैं। अभी हम लोग करेंगे मैकेनिज़्म ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय रे डायग्राम, मैकेनिज़्म ऑफ
इमेज फॉर्मेशन, mechanism of image formation by ray diagram। रे डायग्राम के ज़रिया इमेज जो फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको ज़रा सा आप लोग गौर से देखिएगा, है ना। किसी स्फेरिकल मिरर में अक्स बनने के लिए रे डायग्राम बनाते वक्त रोशनी की कम से कम 2 मोनक शुआओं का होना ज़रूरी है, कम से कम 2, है ना, रिफ्लेक्टेड रेज का होना ज़रूरी है। उस सूरत में ऑब्जेक्ट को हमेशा आईना यानी मिरर के, है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाएं जानिब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलरली अमूदन रखना होगा। अभी हम उसको दिखलाएंगे। तो इसका बहुत सारा मतलब केस है। मैंने आप लोग, अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन, है ना, इमेज फॉर्मेशन का जो मतलब चारों रूल्स जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसको अप्लाई करके, है ना, ऑब्जेक्ट का इमेज किस जगह पर बनेगा, किसी ऑब्जेक्ट का इमेज किस जगह पर बनेगा उसको जानेंगे। ठीक है, फिर आपको हम याद दिला दें। अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन का जो चारों रूल्स पढ़ा है अभी हम लोगों ने इससे थोड़ी देर पहले, उसको अप्लाई करके किसी ऑब्जेक्ट का इमेज किस जगह पर बनेगा, उसकी नेचर नौयत क्या होगी, उसका जसामत साइज़ क्या होगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आपके सिलेबस में इसका टोटल 6 केसेस दिया हुआ है, तो हम लोग 6 केसेस को बारी बारी जानेंगे। सबसे पहला केस है केस नंबर 1। केस नंबर 1, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? लामहदूद दूरी, माने बहुत दूरी, लामहदूद दूरी। तो देखिए ये एक कॉनकेव मिरर है और यहाँ पर P उसका पोल है और F प्रिंसिपल फोकस है और C सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, और रोशनी का शुआ है जो लामहदूद दूरी इन्फिनिटी से आने के बाद टकराई। अच्छा, यहाँ पर गौर कीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस का ठीक पैरेलल आई और आने के बाद ये, है ना, ग्लास की माने आईना जो है मिरर उसकी सतह पे टकराई। तो आपको मालूम है कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आता है तो टकराने के बाद वो ठीक प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है। तो यहाँ देखिए ये प्रिंसिपल फोकस से गुजरी, यहाँ पे आके जमा हुई। उस तरह से नीचे से हम लोगों ने एक और रे दिखलाया, ये भी गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और जाने के बाद, टकराने के बाद ये भी जाके जमा हो गई कहाँ पर? प्रिंसिपल फोकस में। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो रे ऑफ लाइट है जो कि इन्फिनिटी से आ रहा है, लामहदूद दूरी से आ रहा है, वो ग्लास की सतह, आईना की सतह से टकराने के बाद कहाँ पे जमा होती है? प्रिंसिपल फोकस पे, यानी फोकस पे जमा होती है। तो चूँकि, है ना, यहाँ पर रोशनी का जो एक्चुअल रे है उसके जमा होने की वजह से यहाँ पर इमेज बन रहा है। तो ये इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा? फोकल, है ना, मतलब प्रिंसिपल फोकस पे मतलब इमेज फॉर्म होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखा जाए, ये सब कॉनकेव लेंस कॉनकेव मिरर की बात हम लोग कर रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखा जाए लामहदूद दूरी में, तो इमेज कहाँ पर बनेगा? उसका अक्स कहाँ पर बनेगा? उसका पोजीशन क्या होगा? तो इसका पोजीशन क्या होगा? एट द फोकस, फोकस के ऊपर बनेगा। पोजीशन एट द फोकस लिख सकते हैं हम लोग। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो इमेज बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है? फोकस के ऊपर। सो पोजीशन क्या होगा? फोकस। अच्छा, नेचर ऑफ इमेज, रियल इमेज है, उसलिए हकीकी जो रोशनी का शुआ है उसके कॉन्सेंट्रेट यानी जमा होने की वजह से ये रे बन रहा है। तो ये कैसा रे होगा? रियल, हकीकी। ठीक है ना। और इन्वर्टेड, उल्टा होगा, ये जो रे होगा वो उल्टा होगा, इन्वर्टेड। ठीक है। और डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, देखिए लामहदूद दूरी से आ रहा है ये, ठीक है, इन्फिनिटी से, लेकिन यहाँ पर एक नुक्ता पे बन रहा है ये इमेज, तो इमेज बहुत छोटा होगा, माने हाईली डिमिनिश्ड। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा इमेज बनेगा। ठीक है। तो अगर इन्फिनिटी से कोई, है ना, ऑब्जेक्ट रखा हो तो कनकेव मिरर में उसका इमेज कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। पोजीशन ऑफ द इमेज फोकस, है ना, एट द फोकस। नेचर क्या होगा? रियल। इन्वर्टेड, हकीकी अक्स होगा, है ना, उल्टा होगा।
ठीक है, और हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी जसामत का होगा। तो ये केस नंबर 1 है। अच्छा, सेकंड वाला जो केस है वो आप लोग देखिए, जो आपका सिलेबस में दिया हुआ है ना, कि अगर किसी कनकेव मिरर में कोई ऑब्जेक्ट बियॉन्ड कर्वेचर ऑफ, है ना, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, तो माने सेंटर ऑफ कर्वेचर का पीछे, यहाँ पे आप गौर कीजिए, ये एक कनकेव मिरर है और P उसका पोल है, F फोकल लेंथ है, सॉरी माने प्रिंसिपल फोकस है या फोकस है, और C पॉइंट उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, और इमेज देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे में है, माने बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को, उस चीज़ का जो ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ पर रखा गया है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे में रखा गया है ना, रखा गया है। तो अगर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे में रखेंगे यहाँ पर, तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा और उसकी नौइयत क्या होगी, इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर गौर कीजिए आप, ये ऑब्जेक्ट है, तो हमने पहले ही कहा कि कम से कम 2 रेज़ को हम लोग दिखलाएंगे रिफ्लेक्ट होने के। तो एक रेज़ है ना यहाँ से गई, याद रहे प्रिंसिपल एक्सिस के ठीक पैरेलल गई। तो जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, तो अभी हम लोगों ने उसूल पढ़ा था कि वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, ये रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है CP, इसका ठीक पैरेलल जा रहा है। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये प्रिंसिपल फोकस से गुजरी, ये देखिए गुजरी ना, यहाँ पर आई। उसी तरह से यहाँ से एक रे निकल कर, है ना, कहाँ से गया? प्रिंसिपल फोकस से। हम लोगों ने पढ़ा था जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल जाती है। देखिए ये प्रिंसिपल फोकस से गुजरी और ये प्रिंसिपल एक्सिस है उसका पैरेलल जा रही कि नहीं। तो ये दोनों रे, ये रे जो रिफ्लेक्ट का आया था, ये दोनों कहाँ पर मिला? यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगा? इसका, है ना, साइज़ होगा। यानी ये जो इमेज बनेगा उसका साइज़ ऑब्जेक्ट से छोटा है। गौर कीजिए यहाँ पर। तो सबसे पहले इमेज का पोजीशन, कहाँ पे इमेज बना, है ना, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और, है ना, फोकस के दरमियान में बन रहा है। इमेज कहाँ पर बन रहा है? बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर बोलेगा पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगा, हम लिख सकते हैं बिटवीन द focus and the center of curvature, गौर कीजिए, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के दरमियान में इमेज बना। तो इस सूरत में अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और, है ना, फोकस के दरमियान बनेगा। अच्छा, अब जो है ये जो इमेज बना ये रियल इमेज है ना, उसले के रोशनी का जो शुआ है उसके मतलब रिफ्लेक्ट होने के बाद, है ना, वो एक नुक्ता पे समटने से बन रहा है। तो ये कैसा इमेज होगा? रियल इमेज होगा। ठीक है, तो इन्वर्टेड होगा, हमेशा उल्टा होगा, इनवर्टेड, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। और एक बात आप गौर कीजिए, छोटा है कि नहीं? ये देखिए ऑब्जेक्ट का साइज़ बड़ा है मगर इसका साइज़ छोटा है, तो ये डिमिनिश्ड, यानी इसका जसामत, इसका साइज़ छोटा होगा, डिमिनिश्ड। फिर आपको याद दिला दें, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखेंगे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज कहाँ पे बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के दरमियान, उसके दरमियान कहीं पर बनेगा। 2 नंबर, ये रियल इमेज होगा, इन्वर्टेड उल्टा होगा और इसका जसामत छोटा होगा, है ना, ये बात याद रखिएगा। 3 नंबर जो केस है अब हम लोग उसके बारे में जानेंगे। यहाँ देखिए, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। अगर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर माने सेंटर ऑफ कर्वेचर में अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो रिफ्लेक्ट होने के नतीजे में उसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, है ना। यहाँ पे आप गौर कीजिए कि ये इमेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, कौन सा पोजीशन पे है? सेंटर ऑफ कर्वेचर C का पोजीशन पे ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इससे एक रोशनी का श्रॉ गया, है ना, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है। तो हम लोग जानते हैं जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रोशनी का कोई श्रॉ जाती है
तो है ना टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकल है ना फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है। तो यहाँ देखिए ये रे चूँकि प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहाँ से गुजरी, है ना प्रिंसिपल फोकस से गुजरी। और दूसरा जो रे है ये सीधा प्रिंसिपल फोकस से गुजरी। तो जब कोई रे प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है, हम लोगों ने अभी रूल पढ़ा था, रूल नंबर 3, तो है ना वो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल रिफ्लेक्ट होने के बाद जाती है। तो देखिए ये चूँकि प्रिंसिपल फोकस से गुजरी, क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल जा रही है। तो यहाँ पे गौर कि ये रे और ये रे कहाँ पर मिलता है, यहाँ पर। तो इन दोनों को मिलाने से जो दूरी होगा वो है ना इमेज का साइज़ है। तो देखिए ऑब्जेक्ट का साइज़, इमेज का साइज़, यहाँ पे गौर ये दोनों का साइज़ बराबर है कि नहीं। और इमेज कहाँ बन रहा है, कोई उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर में बन रहा है। यानी जब किसी है ना ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी जाती है तो उसका इमेज कहाँ बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। ठीक है, तो एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर बोलेगा पोजीशन ऑफ इमेज, क्या बोलेंगे हम लोग, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सूरत में इमेज जो बना है वो कहाँ पे बना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना है। और ये रियल इमेज है, ये तो आर उल्टा है, ठीक है ना, इन्वर्टेड है। लेकिन यहाँ पर एक दिलचस्प बात देखिए, इसका जो साइज़ है, ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है उसके बराबर इमेज का साइज़, यानी इमेज रियल है, इन्वर्टेड है और सेम साइज़ एज डेट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। यहाँ जो इमेज बना है उसका साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर है। तो नेचर क्या होगा, रियल, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, और साइज़ सेम, साइज़ क्या होगा, सेम एज डेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है उसके साइज़ के बराबर होगा। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हेन द साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर सेम, है ना, इन केस ऑफ कनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट इमेज कब बराबर जसामत का होता है, कब होता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, इन अ कनकेव मिरर। जब किसी कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी जाती है तो उस सूरत में, उस मामला में हम लोग क्या देखते हैं कि ऑब्जेक्ट का साइज़ और इमेज का साइज़ दोनों बराबर होता है। तो ये आपका 3 नंबर केस था। एक और 4 नंबर रूल, 4 नंबर केस हम लोग जानेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। गौर कीजिए, ये देखिए पोल है, ठीक है ना, और ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के दरमियान। गौर कीजिए, ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड इन बिटवीन, है ना, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान रखा गया है। इस सूरत में इमेज की नौइयत क्या होगी, उसका साइज़, जसामत क्या होगा, इसको हम लोग को जानना है। फिर हम आपको यहाँ पर वही मामला बता रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट है तो इससे एक रे गया, है ना, चूँकि ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे जाकर टकराती है, ठीक है ना, मिरर से, तो वो कहाँ से गुजरती है, प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है। तो देखिए यहाँ पर ये रे चूँकि प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकल, है ना, प्रिंसिपल फोकस से गुजरी, ठीक है। उसी तरह से एक और रे है जो प्रिंसिपल, है ना, फोकस से गुजरी। तो जब कोई रे डायरेक्ट प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल जाती है। तो यहाँ देखिए ये रे पैरेलल आई, तो एक रे यहाँ और दूसरा रे यहाँ, दोनों रे आगे कहाँ पे मिली, यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगा इसका, है ना, इमेज का जो है वो साइज़ होगा। तो यहाँ पे आप एक बात गौर कीजिए, इमेज कहाँ बन रहा है, ठीक है, इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बन रहा है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बन रहा है। तो इस सूरत में जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये इमेज रियल इमेज होगा और इन्वर्टेड उल्टा होगा, और है ना मैग्नीफाइड, बड़ी जसामत का। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट का ये साइज़ है और ये इमेज का साइज़ है, तो इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज़ से ज़्यादा है, यानी मैग्नीफाइड इमेज होगा। तो ये 4 नंबर केस था। अब हम लोग जानेंगे 5 नंबर केस।
यहाँ पर आप देखिए पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द फोकस। अगर हम फोकस में किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे कनकेव मिरर के सामने तो उसका इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा, इसको जानना है। तो देखिए ये कनकेव मिरर का पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये ऑब्जेक्ट है। तो वही पिछला जो उसूल आपको बताया गया, यहाँ से एक रेज गया जो कि इसका पैरेलल है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल कोई रे जाती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से गुजरती है, प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है। तो ये रे गुजर गई। दूसरा रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरी। तो यहाँ पर आप गौर कीजिए, ये दोनों रे आपस में है ना मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, काफ़ी है ना दूरी पे चला गया है ना। यानी यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो इमेज है इसका वो एट इन्फिनिटी लामहदूद दूरी पे बनेगा। इमेज कहाँ पे बनेगा? एट इन्फिनिटी लामहदूद दूरी पे है ना इसका इमेज बनेगा। और ये इमेज भी रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी जसामत का इमेज होगा है ना। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये आपका 5वां केस था कि अगर फोकस के ऊपर में हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज है ना लामहदूद दूरी पे बनेगा एट इन्फिनिटी, और वो रियल इमेज होगा और इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा और हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी जसामत का होगा। उसके बाद आखिरी केस 6 नंबर केस, इसको हम लोग जानेंगे। यहाँ पे देखिए पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। यहाँ पे गौर कीजिए, ये एक कनकेव मिरर है, इसका ये पोल है P और F इसका फोकस है और C सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के दरमियान रखा गया है, बिटवीन फोकस एंड पोल। ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के दरमियान में रखा गया है। तो इसका इमेज कहाँ पर बनेगा और उसकी नौइयत क्या होगी उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ से एक रेज जाएगा जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल में कोई रे जाती है तो मिरर से टकराकर, कनकेव मिरर से टकराकर वो प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है। तो ये रे इस तरह गुजर गई। 2 नंबर दूसरा रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरी। तो यहाँ पर आप गौर कीजिए, ये दोनों रे कहीं पर मिल नहीं रहा है। ये एक स्पेशल केस है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक ख़ास बात जानना पड़ेगा, मैंने ये एक बहुत ही स्पेशल केस है। रिफ्लेक्ट होने के बाद रेज़ इन्फिनिटी में चला जा रहा है, देख रहे हैं ना, एकदम इन्फिनिटी में चला जा रहा है। लेकिन जब हम रेज़ को पीछे की तरफ है ना वर्चुअली एक्सटेंड करते हैं, अगर हम इसको पीछे की तरफ वर्चुअली एक्सटेंड करें इस तरह से, ये जो रे है जो रिफ्लेक्ट होने के बाद चला जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, अगर हम इसको पीछे की तरफ वर्चुअली एक्सटेंड करेंगे, यहाँ देखिए, अगर हम लोग इसको पीछे की जानिब वर्चुअली एक्सटेंड करते हैं तो है ना ये M पॉइंट पे आके मिलती है। सपोज़ ये M पॉइंट है, यहाँ पर आकर ये मिलती है। तो ये N पॉइंट है, तो ये जो M पॉइंट है यहीं पर इसका इमेज बनेगा। क्लियर तो है ना। इसका इमेज कहाँ पे बनेगा? M पॉइंट पे। और इमेज का जो साइज़ है वो MN होगा। MN क्या होगा? इमेज का साइज़। यानी यहाँ पर इमेज कहाँ बनेगा? आईना के पीछे बनेगा, है ना, बिहाइंड द मिरर। यहाँ पे इमेज कहाँ होगा? आईना के सामने। इससे पहले 5 सूरतों में हम लोगों ने क्या देखा है? इमेज आईना के सामने बना था, लेकिन यहाँ पर इमेज क्या देख रहे हैं हम लोग? मिरर के पीछे बन रहा है, यानी बियॉन्ड द मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है। और ये इमेज वर्चुअल इमेज है। इससे पहले जो 5 केस था उसमें हम लोगों ने क्या देखा था? रियल इमेज बना था, लेकिन यहाँ पर इमेज वर्चुअल बन रहा है, यानी ये गैर हकीकी मजाजी इमेज है। ये उर्दू में कहते हैं इसको मजाजी इमेज। और ये सीधा है, इरेक्ट। इससे पहले जो इमेज था है ना वो टेढ़ा, मतलब उल्टा बना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? इमेज कैसा बन रहा है? सीधा इमेज बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है। और है ना इमेज जो है ये बड़ी जसामत का बन रहा है। इससे ये ऑब्जेक्ट का साइज़ है, ये इमेज का साइज़ है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट से बड़ा है, यानी वर्चुअल इमेज होगा। इमेज होगा वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो है ना इस तरह का मामला हम लोग देखेंगे। यानी जब हम लोग किसी कनकेव मिरर के
में कनकेव मिरर में पोल और फोकस के दरमियान में किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा। और ये कैसा इमेज होगा? वर्चुअल, मजाजी, हकीकी नहीं, मजाजी, और इरेक्ट, सीधा होगा ये, और बड़ी जसामत का होगा। तो ये एक मामला था, है ना। हम ये 6 केस था, 6 में से कोई के मतलब 1-2 केस आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसको बार बार आप लोग देखिएगा। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट नोट आपको हम याद दिला दें कि मतलब कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को किसी भी पोजीशन में रखी जाए, उसका अक्स हमेशा, है ना, माने कॉन्वेक्स मिरर। अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो कनकेव मिरर था। तो हम लोग क्या देख रहे थे? कनकेव मिरर का जो पहला 5 पोजीशन था वहाँ पे इमेज रियल बन रहा था, और आखिरी जो पोजीशन है, यानी जब हम लोग फोकस और पोल के दरमियान रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो उसका इमेज बनता है वर्चुअल। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को किसी भी पोजीशन में रखी जाए, उसका अक्स या इमेज हमेशा वर्चुअल यानी मजाजी बनता है, और वो हमेशा सीधा होता है और छोटी जसामत का, है ना, छोटी जसामत का होता है। ठीक है, तो डिमिनिस्ड, उसका साइज़ हमेशा छोटा होता है। फिर आपको याद दिला दें हम कि कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को किसी भी पोजीशन में रखी जाए, उसका इमेज हमेशा वर्चुअल माने मजाजी होता है, सीधा होता है और छोटी साइज़ का होता है ना। जो लोग इंग्लिश में लिखते हैं उनको इस तरह से हम याद दिला दें। इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर नॉट कनकेव, है ना, until माने up to now we have discussed about concave mirror, but here I am what I call giving you the explanation of a convex mirror. तो in case of convex mirror the image is always virtual, erect and diminished for all position of object. ठीक है, कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को किसी भी पोजीशन में रखी जाए, उसका अक्स या इमेज हमेशा मजाजी मतलब वर्चुअल, सीधा, इरेक्ट और छोटी साइज़ का होता है। तो डियर स्टूडेंट, आज इतना ही, है ना। आप लोग बार बार आज जो कुछ बताया गया है उसको आप लोग देखिएगा, और इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको अपनी कॉपी पे नोट कीजिएगा। और अगर आपको समझने में कुछ परेशानी हो तो मेरा जो पर्सनल नंबर है उसमें आप लोग हमको लिख कर भेजिएगा, हम इंशाअल्लाह ताला आपको हेल्प करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग इस चैप्टर का यानी इस लाइट चैप्टर का दूसरा लेसन के साथ हम आपके सामने बहुत जल्दी आएंगे, है ना। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू।